रोजाना की तरह हमारे साथ रवि बुले जी जो हैं ही हमारे बीच में। आप एक नए मेहमान देख रहे हैं। नए मेहमान का परिचय आपसे करा दूं। श्री विश्वास पाटिल जी हैं। मराठी के जाने माने साहित्यकार हैं। बहुत लंबा चौड़ा काम रहा इनका। और आज हम शिवाजी महाराज के जो सुपुत्र रहे संभाजी महाराज, जिन पर ये फिल्म भी आई छावा, उसको लेकर इनसे थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारा ज्ञानवर्धन करें। विश्वास पाटिल जी भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं, जाने माने साहित्यकार हैं और बहुत सारी पुस्तकें उपन्यास लिखे हैं जिनका दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। तो बहुत बहुत स्वागत है विश्वास पाटिल जी आपका भी और रवि जी आपका भी। नमस्ते जी। शुक्रिया उज्जवल जी, धन्यवाद आपको और आप दोनों का भी स्वागत है इस बातचीत में। अब क्योंकि विश्वास जी मेरे सामने हैं और मुझे मालूम है कि शिवाजी महाराज पर इनका एक अच्छा खासा शोध रहा है, बहुत कुछ लिखा है, तो एक आम दर्शक की तरह मैं कुछ सवाल रखना चाहूंगा, क्योंकि छावा देखकर मैं भी आया। और छावा जब मैं देखने गया, देखकर बाहर निकला, तो कई सारे ऐसे पहलू थे जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। पहला तो ये था कि जो अचानक से सोयराबाई का कैरेक्टर हमको दिखाई देता है पर्दे पर। अब ये मेरी लिमिटेड ज्ञान था मेरा कि मुझे नहीं पता था शिवाजी महाराज के कितने विवाह हुए थे। तो फिल्म देखते देखते अंदाजा लगता है कि अच्छा ये उनकी शायद दूसरी वाइफ है। फिर हम्बीर राव मोहिते और संभाजी राजे का क्या कनेक्शन था, किस तरह का रिश्ता था। जब उनकी मृत्यु होती है तो वो क्यों इतना विलाप करते हैं, रोते हैं, वो समझ में नहीं आता। फिर हमें ये भी समझ में नहीं आया कि जो सोयराबाई के सुपुत्र थे और जो संभाजी राजे थे उनके आपस में क्या संबंध थे। मैं चाहूंगा थोड़ा आप डिटेल में बताएं ताकि हमारे दर्शकों को वो बातें समझ में आए जो उनको फिल्म में देखने को नहीं मिली है। तो छावा का पूरा सच आप बताइए। छावा फिल्म मैंने देखी। सबसे पहले मैं विकी कौशल और डायरेक्टर उनका भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र के हिस्ट्री में सीमित रहा सब्जेक्ट उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर उठाया। और शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के क्या रिलेशन थे या उनका वो माहौल जमाना कैसा था, इसकी जानकारी इस फिल्म के कारण आम हिंदुस्तान को मिली। और विकी कौशल और इवन रश्मिका का भी काम बहुत अच्छा मुझे लगा। वो उनके बड़े बड़े आंखें और मराठपन उन पर जचता है। वो दोनों के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ। लेकिन मेरा कहना, आप बराबर कहते हैं कि सोयराबाई का जो कैरेक्टर है, पहले एक सबसे हंसी और मजाक की बात यह है कि वह हमारी राजमाता, चाहे राज दरबार में रहे या महल में रहे, खुले आम पे एक मराठा राजमाता पान चबाती है, टोटली ऑब्जेक्शनेबल है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, इवन टुडे आल्सो। छोड़ दीजिए, वो छोटी सी बात है। लेकिन हम्बीर मामा का जो कैरेक्टर है, हम्बीर राव वाज चीफ कमांडर ऑफ मराठास, दैट इज वो मराठाओं के सेनापति थे जी। और सेनापति पद पर उनको राजा शिवाजी ने बिठाया था। तो महाराज राजा का महानिर्वाण हुआ, तब राजमाता का ऐसा सपना था कि चीफ कमांडर सेनापति तो मेरा भाई है और मैं राजमाता हूँ, तो मेरा भाई मेरे पक्ष में रहेगा और राजाराम रायगढ़ के किंग बनेंगे, संभाजी राजा नहीं। ऐसी उनकी गलत फहमी थी। लेकिन हम्बीर मामा ने उनको क्लियर किया कि मेरा राजा बहुत महान था और उन्होंने जो मुझे सपना सिखाया दिया हिंदवी स्वराज्य का, उसके बारे में मेरा एक कहना है कि जैसे मेरे राजा ने बताया वैसा मैं करना चाहता हूँ। एंड संभाजी मेरा सगा भांजा रहे ना रहे, लेकिन इस मराठा सल्तनत का सही वारिस संभाजी राजा ही है, ऐसा उन्होंने पक्ष लिया। जी। सो
मैं वही कहना चाह रहा हूं कि क्या आपको भी वही लगा कि बहुत सारी चीजें उसमें अधूरी हैं और कुछ चीजें अगर उसमें बताई जाती तो ये कहानी और अलग तरह से लोगों को समझ में आती, क्योंकि बहुत सारे लोग फिल्म देखा है और फिल्म देखने के बाद भी उन्हें वो नहीं पता है जो असल में हुआ था। या छोटी छोटी बातें हैं, एक छोटे छोटे सीन के साथ सहारे वो आगे जाते तो अच्छा रहता था, क्योंकि इंटरकनेक्शंस कुछ मालूम नहीं होते। ये इसमें कमती है। एक सेकंड खाली। जी। रवि जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप जी आपने भी अच्छा खासा अनुवाद किया है, बहुत सारी जी पुस्तकों को आपने भी पढ़ा है, तो आपने किस तरह से इसको देखा समझा? आज विश्वास जी के साथ तो चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं जी आपका जी भी पक्ष जानना चाहूंगा इस पर। मैं सबसे पहले हम हमारे साथ जितने साथी जुड़े हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि विश्वास पाटिल साहब ने मराठा साहित्य पर, मराठा हिस्ट्री पर बहुत काम किया है। मराठा जी। और जो पानीपत युद्ध था उस पर इनका उपन्यास है, पानीपत नाम से। छावा, भले ही फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि इस फिल्म पर, संभाजी महाराज की ये फिल्म, इस उपन्यास पर ये फिल्म बनी है, लेकिन विश्वास पाटिल साहब ने संभाजी नाम से एक बहुत बृहद और बहुत खूबसूरत उपन्यास लिखा है। तो जी। उनका उतना गहरा अध्ययन है। उसके साथ में पाटिल साहब जो है शिवाजी महाराज पर, छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक उपन्यास श्रृंखला लिख रहे हैं। लगभग जी। 4 भागों में ये उपन्यास होगा और इसके 2 खंड वो लिख चुके हैं। महासम्राट नाम से ये उपन्यास श्रृंखला है। तो 2 उपन्यास राजकमल ने श्रृंखला निकाले थे। राजकमल ने हिंदी में निकाली है और जी। मेहता पब्लिकेशन से वो मराठी में, तो मराठी में 2 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। अब हिंदी में भी दूसरा आने वाला है। 2 खंड अभी और पाटिल साहब लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही सही व्यक्ति हैं वो। हम लोगों को मराठा जो साम्राज्य का इतिहास या जो मराठा राजवंश का जो इतिहास आता है शिवाजी महाराज से लेके जो आगे तक चलता है पेशवा वगैरह तक, तो खैर भले ही वहां तक न जाए, लेकिन मुझे लगता है पाटिल साहब एकदम सही व्यक्ति हैं कि हमें उनके बारे में तमाम चीजें बताएं। हम उनसे आज बहुत सारे सवाल कर सकते हैं और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि उनके भी मन में अगर सवाल जो उठे हो फिल्म देखकर या जी। शिवाजी महाराज को लेकर, संभाजी महाराज को लेकर, तो वो जरूर पूछें आज, क्योंकि आपको एकदम सही और सटीक जवाब मिलेगा। संभाजी महाराज के बारे में मैंने जब पढ़ा तो कहीं ये भी कहा गया कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो मुगलों से जाकर मिल गए थे। क्या ऐसा भी कुछ हुआ था या ये पूरी तरह से सच नहीं होगा? मैं चाहूंगा कि इस तरफ भी आप प्रकाश डालें। नहीं, एक वैसा विकिपीडिया एक पर इस तरह की इंसिडेंट चीजें हुआ हैं। था। हम्म। वैसे इंसिडेंट हुआ था। जी। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी राजे चल बसे। जी। उसके पहले 1-2 साल दिलेर खान नाम का मुगल सरदार था। जी। उनके बहकावे में राजा संभाजी शिवाजी महाराज को छोड़ के वहां निकल गए। और उसका भी कुछ एक वजह थी कि जब संभाजी राजे 9 साल के थे तब वो आगरा के किले में औरंगजेब के सामने डट के खड़े रहे थे। लेकिन जब वो 18 साल के हुए तब शिवाजी राजा ने साउथ इंडिया की एक्सपीडिशन निकाली, साउथ इंडिया की मुहिम। और उसमें उन्होंने संभाजी राजा को साथ में नहीं लिया। उनको रायगढ़ किले पे रहने के लिए भी पाबंदी बनाई। तो एक 18 बरस का जो नवयुवक था वो ऐसे तिलमिल हो गया कि जब मैं 9 साल का था तब मैं औरंगजेब के सामने डट के खड़ा रहा और अभी मैं 18-19 का हूं तो मुझे मौका नहीं मिल रहा है। हाँ। तो उनकी मानसिक स्थिति का फायदा उठा के दिलेर खान ने उनको कुछ प्रॉमिसेस की थी और वो दिलेर खान को जा मिले। लेकिन शिवाजी राजा ने उनके बहुत खत लिखे और कह दिया कि आपके कहा सिवाय ये स्वराज्य अधूरा रहेगा, आपको आना पड़ेगा। तो ये संभाजी राजे फिर स्वराज्य में आ गए। लेकिन क्या हो गया कि जनवरी 1680 में वो आ गए और अप्रैल में बड़े महाराज का महानिर्वाण हो गया। ये ऐसा एक छोटा प्रसंग था, लेकिन इसमें उन्होंने हमारे हिंदवी स्वराज्य से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। जी। जब उनको मालूम पड़ा कि ये फाइनली औरंगजेब की चाल है
तो चाल छोड़ के फिर अपने स्वराज में वापिस आ गए। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि औरंगजेब का जिस तरीके का चित्रण इस फिल्म में किया गया है, क्या औरंगजेब उससे भी ज्यादा खूंखार था, या आपको लगता है बिल्कुल सही चित्रण है? क्योंकि ये कहा गया है कि बहुत ही सारी यातनाएं उनको दी गई थी और बहुत बुरी तरह से मतलब उसने वो पेश आया था संभाजी के साथ। नहीं, ये तो औरंगजेब की कैरेक्टरिस्टिक थी। उन्होंने अपने तीनों भाइयों को जिस तरह से मनवाया था, दारा शिको जो काबिल थे हिंदुस्तान के शहंशाह बनने के लिए, उनका उन्होंने सर कटवाया था। वो कटा हुआ वो जो कटा हुआ शरीर का हिस्सा है, वो घंटों हाथ में लेकर वो बैठते थे, खेलते थे। ही वॉज अ रूथलेस। नॉट ओनली दैट, बादशाही मुगल सल्तनत के परिवार के 38 लोगों को, 38 लोगों को उन्होंने जान से मारा था। उसमें उसके 3 भाई थे। तो दूसरों को ऐसी त्रासदी देना, सताना, ये तो कैरेक्टरिस्टिक थी औरंगजेब की। वो दैट इज पार्ट ऑफ रियल हिस्ट्री। लोग जीजाबाई माता के बारे में जानना चाहते हैं। प्रश्न आ रहे हैं कि वो उनका कैसा किरदार था, किस तरह से उन्होंने शिवाजी का पालन पोषण किया, वो कौन सी क्वालिटीज थी जो उनसे मिली शिवाजी महाराज को? शिवाजी महाराज को अपने पिता शाहजी बाबा और जिजाऊ साहेब, इन दोनों से बहुत अच्छी क्वालिटी मिली। उनका लालन पालन जो है तो इन्होंने किया था, जिजाऊ साहब ने। और शिवराज अभिषेक होने के बाद वो तुरंत चल बसे। लेकिन मेकर ऑफ शिवाजीज लाइफ वर 2 persons ओनली, उनकी माताजी और उनके पिताजी। अच्छा, रवि जी, मैं चाहूंगा कि आप फिल्म के संबंध में कुछ सवाल रखें विश्वास साहब के सामने, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि आपने बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद किया है और फिर जब आप फिल्म देख रहे होंगे तो आपको भी बहुत सारे पॉइंट्स लगे होंगे। जुलूस, ये 3 पॉइंट तो मैंने गिना दिए कि इन 3 बातों का वहां जिक्र नहीं था। इसमें शुरू में ही मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि राजा संभाजी की एक रानी नहीं थी, 2 महारानियां थी। अच्छा। दूसरी महारानी माता दुर्गा देवी, और वो जो आपने अभी बात छेड़ी कि दिलेर खान के यहाँ जब गए थे संभाजी राजे, तब उनकी दूसरी वाइफ महारानी दुर्गाबाई उनके साथ थी। एंड शी वॉज अ प्रेग्नेंट ऑफ मोर देन 8 months। तो बिकॉज ऑफ दैट शी कुड नॉट ट्रेवल, तो उधर ही रही। राजा साहब की एक बहन रानो अक्का और दुर्गा देवी, वो आजन्म बादशाहों के कैद में थे, उनके साथ थे, कैंप थे। और फाइनली ये बात ऐसी है कि दुर्गा देवी दुनिया के इतिहास में एक ऐसा बड़ा किरदार है कि वो उन्होंने अपने लाइफ के 40 साल कटहरे के पीछे गवाए, और जिसका जिक्र छावा नॉवल में हमारे शिवाजी दादा सावंत, छावा के राइटर, उन्होंने भी किया है। तो छावा नॉवल में भी है वो दुर्गा देवी, मेरे संभाजी में भी है, और संभाजी राजे की जिंदगी में भी थी। लेकिन हमारे यहाँ मराठी में एक टीवी सीरियल आई, उधर भी उनको कटवा दिया और फिल्म में भी कटवा दिया। मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि डायरेक्टर, निर्देशक और निर्माताओं को क्या राइट है? कैन दे कट डाउन such a big character, the wife of such a big national hero, like a branch of tree? ये नहीं होना चाहिए। जी। उनका कैरेक्टर आना चाहिए था दुर्गा देवी का। बिल्कुल, हाँ। अब ये देखिए, आप जैसे लोग ही इन सारी बातों को सामने रख सकते हैं जिन्होंने इतना शोध किया है। रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। मैं वही, बिल्कुल ठीक बात है। आपने फिल्म की बात की, और जैसा सर भी बोल रहे हैं विश्वास पाटिल साहब की, फिल्म में राइटिंग के लेवल पर बहुत सारी कमजोरियां हैं। जैसे कि आपने भी शुरू में कहा कि बहुत सारे किरदार जो है वो डिफाइन नहीं होते हैं, और स्क्रिप्ट के लेवल पर बहुत सारी चीजें वीक पड़ जाती है। अब जैसे विश्वास जी बता रहे हैं कि उनकी एक दूसरी पत्नी भी थी महाराज साहब की, उसको ही नहीं दिखाया।
तो वाकई ये बड़ी एक कहना चाहिए कि एक दुखद स्थिति है कि जब हमारे फिल्म मेकर्स इस तरह का सिनेमा बनाते हैं और जबकि उनको एक तरीके से रेडीमेड मिला था, उनको रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो छावा उपन्यास पर बना रहे हैं तो उन्हें सब कुछ वहां मिला था, तो उसको ठीक ढंग से लिखे जाने की जरूरत थी। तो फिल्म में तो बिल्कुल कई कमियां लगी, हमने उस पर बातचीत भी की है। विश्वास जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इसमें जो बुरहानपुर वाला जो प्रसंग बताया गया है कि जहां से जो है संभाजी महाराज की एंट्री फिल्म में दिखाई गई है, क्या यही एकमात्र ऐसी घटना थी जिसकी वजह से औरंगजेब ने ये तय किया कि अब मैं संभाजी महाराज के पीछे जाऊंगा और नहीं नहीं खत्म नहीं करूंगा, जो दिखाए कि अब मैं पूरे हिंदुस्तान में चीखें गूंजेंगी, और ये क्या और भी चीजें थी? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है जी कि जी संभाजी राजा ने उनको बहुत सताया था। और खाली बुरहानपुर एक वजह नहीं थी। और जो सीन ओके। दिखाया गया है कि किमाउश, यानी कि राज मुकुट, हाँ वो जिस तरह से जी निकालते हाँ हैं और बगल में रखते हैं, असल में वो बगल में नहीं रखा था। वो इतना ओके। कीमती राज मुकुट या किमाउश औरंगजेब ने तोड़ा था, फोड़ा था, उसके टुकड़े टुकड़े ओ किए थे। लेकिन अरे बाप रे। आगरा में नहीं। हाँ जब हाँ औरंगजेब हाँ। यहाँ आए और यहाँ संभाजी राजा के पीछे 2-3 साल लड़ते रहे, एंड देर वॉज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग संभाजी राजा, तब वो हताश बन गए और उन्होंने एक ड्रामा रचाया। इन द लाइफ ऑल्सो औरंगजेब वॉज अ ग्रेट एक्टर इन हिज लाइफ। उन्होंने ऐसा सीन रचाया कि अपने 31 जो सरदार थे उनको सामने रख दिया और भरे दरबार में वो किमाउच तोड़ा फोड़ा और बताया कि जब तक मैं संभाजी का कत्ल नहीं करूंगा, उनको नामशेष नहीं करूंगा, तब तक मैं एक राज मुकुट मैं कभी पहनाऊंगा नहीं। और आगे फॉर 6-7 years ही वॉज मूविंग विदाउट दैट कैप, विदाउट दैट राज मुकुट। ये इधर आने के बाद हुआ था। ये हम्म। लेकिन बुरहानपुर एक वजह नहीं है, चारों तरफ ही वॉज ए वेरी हेवी। औरंगजेब ने पहला ट्राई क्या किया कि गोवा के जो पुर्तगीज थे उनको भड़काया कि आप संभाजी पर धावा बोले। उन्होंने दूसरा अंग्रेजों को उठाया, तीसरा उन्होंने सिद्धि जंजीरा के उठाया। ऐसे 3-4 दुश्मन उठाते हुए भी ये आदमी डरता नहीं, पीछे हटता नहीं। ये सब देख के और औरंगजेब के लाइफ की मजाक उड़ रही थी, तो उसका बदला लेने के लिए वो स्वयं यहाँ चल के आए। एक बहुत कुछ सवाल कारण थे। एक सवाल दर्शकों का आ रहा है, वो मैं ले रहा हूं। तुषार मिलमिले पूछ रहे हैं, क्या सच में संभाजी राजे को पकड़ाने में गनोजी का हाथ था? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब हाँ ही है। ओके। देर आर मेनी डॉक्यूमेंट्स। हम्म। एंड वो जो संगमेश्वर जिसको कहते हैं, हाँ। जिसको अभी रत्नागिरी के नजदीक 50-60 किलोमीटर पे है संगमेश्वर। वहां आज भी इतना जंगल है कि नो बडी वुड हैव एंटर्ड इनटू दैट जंगल। कोई जाके वहां वापस नहीं आ सकता था। ओके। तो ये कुदरत का कॉन्फिडेंस का संभाजी राजा को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रिचरी हो गई और संभाजी राजा अनफॉर्चुनेटली उनको गिरफ्तार किया गया। हम्म। यहाँ पे मैं एक चीज और और जानना इसमें चाहूंगा क्या सर, है, मैं इसमें जी इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि औरंगजेब के साथ हमेशा बहुत बड़े ज्ञानी इतिहासकार रहते थे। उसमें भीमसेन सक्सेना नाम का एक हिंदू था और साकी मुस्तैद खान नाम का एक मुस्लिम था, जिन्होंने मासिर आलमगीरी लिखी है, जिसका ट्रांसलेशन बड़े बड़े इतिहासकारों ने जदुनाथ सरकार जैसे किया है। तो जब एक कत्ल का इंसिडेंट हुआ, गिरफ्तारी का हुआ, तब ये सब आई विटनेस वहां खड़े थे और उन्होंने उसका अकाउंट बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि जब वो उसको क्या बोलते हैं कि ईरान तुरान में एक
विदूषक क्लाउन की टोपी और क्लाउन का क्लोक पहना के उनको एक खाली उठनी पर बिठाया गया था और उनका जुलूस निकाला था संभाजी राजा का। तब ये साके मुस्तक खान लिखते हैं कि अरे राजा, कितना बड़ा तेरा पहाड़, तेरा आसमान तक, आसमान छूने वाला तेरा सह्याद्री पर्वत, वहां के चोटी का तू राजा, और तेरी हालात क्या हो गई है। ये औरंगजेब का इतिहासकार लिखता है। तो ये सब आई विटनेसेस है उस इंसिडेंट्स में। ओके। एक और बात कही जाती है कि संभाजी के पास 25,000 की फौज थी, जबकि लाखों की फौज औरंगजेब के पास थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने युद्ध किया, जिस तरह से उन्होंने अटैक्स किए, वो काबिले तारीफ थे कि बहुत अलग अलग तरह की उनकी प्लानिंग होती थी, मतलब शक्ति से ज्यादा युक्ति उन्होंने चलाई। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं जो आपको लगे कि बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे दर्शकों के लिए जानने के लिए। तो उसको ही हम गरिला वारफेयर कहते हैं, जिसको मराठी में गनीमी कावा कहते हैं, गरिला वारफेयर, कि थोड़ी सी हमारी फौज होते हुए भी फतेह का झंडा गाड़ देना। तो द न्यू हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ मराठाज करके भी इस पर बहुत बड़ी बंगाली लोगों की किताब है, हिस्टोरियन की किताब है। एक ध्यान रखिए कि मुगल की सेना हमेशा, मुगलों की, कराची से आसाम तक, इट वाज मोर देन 10 lakhs। बहुत ज्यादा उनके कैंप थे, लाहौर का कैंप, आगरे का कैंप, इलाहाबाद का कैंप। लेकिन मराठों की फौज राजा शिवाजी या संभाजी के पीरियड में भी लाख, सवा लाख से ज्यादा कभी नहीं थी। लेकिन दे वर टेकिंग शेल्टर ऑफ सह्याद्री, सह्याद्री की पहाड़ी और सह्याद्री की वादियां, एक घना जंगल, इसको कवर में लेके, उसको साथ में लेके वो औरंगजेब के साथ लड़ते थे। तो ये गनीमी कावा का तंत्र था। दे वर ब्रेव एंड उनका बहुत, जिसको धाव वाली लड़ाई कहते हैं, द बैटल ऑफ ग्रेट एक्सपीडिशन, ग्रेट मोमेंट, ग्रेट रनिंग, ये सब काबिले तारीफ ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट थे मराठों के। एक सवाल ये आ रहा है कि संभाजी महाराज को जब पकड़वा दिया, उसके बाद गनोजी शिर्के का क्या हुआ? गनोजी शिर्के को नहीं, क्या, अब फाइनली ही वाज, वो बड़े घर से थे, उनकी भी एक रियासत थी, उसको शिरकान कहते हैं, शिरकों का राज्य वो शिरकान कहते हैं। और वो हमारे येसु भाई के भाई थे, तो इस वास्ते उनको क्या ऐसा कुछ उनको सजा मिली वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। वो मुझे लगता है कि वो अच्छी जिंदगी जिए, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई उस जमाने में। ओह अच्छा, इतने बड़े कांड के हाँ बाद हाँ, नहीं मिली। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मुकर्रब खान था, जिनको लेकर ये कुछ लोग आए थे, मुकर्रब खान वाज इन द सर्विस ऑफ भागानगर, यानी कि आज का हैदराबाद, कुतुबशाही। वो वहां से मुगलों के पास आया था और चैलेंज लेकर वो ये पहाड़ी वादियों में घुस गया था। तो संभाजी राजा का कत्ल होने के बाद कुछ सालों में मराठा सरदारों ने इस मुकर्रब खान का बदला लिया और उसको मार डाला। रवि जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, मैं एक दो चीजें दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, और मैं कहूंगा विश्वास पाटिल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि मुझे तो बहुत हल्की फुल्की जानकारी उन्हीं से मिली है। जैसे औरंगजेब की बात अभी उन्होंने क्लियर बताया कि भाई किस तरह से उसने अपना राजमुकुट तोड़ फोड़ दिया था, मतलब 31 सरदारों के सामने संभाल कर नहीं रखा था। वो इतना परेशान हो चुका था, उनका एक्टर भी था तो ड्रामा भी था, हो सकता है वो उसके बहाने उन लोगों के मन में कुछ बहादुरी और जोश भरना चाह रहा हो। एक और चीज पाटिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक चीज पिछले शायद 2-4 साल पहले ढूंढी थी और आपने बताया था, पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, बड़ा याद आ रहा है मुझे, कि औरंगजेब जब संभाजी महाराज के पीछे सालों से लगा हुआ था और बहुत परेशान था, तो आपने कहा था उस पोस्ट में कि वो बिस्तर पे भी नहीं सोता था, एक बड़ा सा पत्थर था फर्श की तरह, उस पे सोता था। और मुझे याद है कि आपने उसको ढूंढा था,
कहाँ पे है वो जगह और क्या चीज है, ये थोड़ा सा बताइए। मतलब इतना तकलीफ में उसने क्यों पत्थर पे सोना शुरू कर दिया? ये यहाँ आने के बाद औरंगजेब 27 इयर्स वो मराठों के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन उनको फतेह नहीं मिली। तो ताराबाई पीरियड की एक कहानी है कि उनके मन में आ गया कि ये मराठे आखिर खाते क्या है, चबाते क्या है, सोते कैसे है। तो किसी ने उनको बताया कि मराठास दे आर स्लीपिंग ऑन अ रॉक, ऑन स्टोन, पत्थर पे सोते हैं। तो इधर सोलापुर के पास, भीमा नदी के पास एक छोटा सा किला है। उस किले में एक उन्होंने पत्थर ऐसा निकाला था जैसे कि हमारा राइटिंग का टेबल का स्लोप जैसे होता है ना, वैसा चकाचक ऐसा पत्थर था, और वो पत्थर पे सोते थे। वो पत्थर अभी भी है, 7x3 ऐसा विड्थ का पत्थर है। और अभी भी उधर धूप में किसी ने अनाज रखा तो अनाज भी सेक उठता है, ऐसा वो पत्थर है। सो औरंगजेब वाज स्लीपिंग देयर, वो सोते थे 3 या 4 साल। ये भीमा नदी के किनारे एक गांव है सोलापुर के पास। बाकी बहुत रोचक जानकारी है। मैं चाहूंगा अगर और ऐसी कोई जानकारियां हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि दर्शकों के लिए बिल्कुल नया है और आपका इतना लंबा मुझे इसमें एक कमती है। मैं बुरहानपुर का जो जंग दिखाया, डायरेक्टर ने या राइटर ने जो जंग दिखाया, एक्टर ने दिखाया, वो देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। आई वॉज फीलिंग कि एज इफ आई एम वॉचिंग स्पार्टकस और ब्रेवहार्ट, उसी लेवल पे फिल्म जा रही है। लेकिन आगे उन्होंने जो कीचड़ से अचानक मराठा आते हैं, अरे सांस कैसे लेंगे, वो पानी से इतने दूर कैसे आएंगे, वो जो छोटी छोटी बच्चे जैसी हरकतें वाली जंग दिखाई है, वो फिल्म को थोड़ा नीचा लाती है। तो हाफ ऑफ द फिल्म इज वेरी ग्रेट, और बाकी थोड़ा सा काम करना चाहिए था। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूं कि संभाजी वॉज नॉट ओनली ब्रेव, ही वॉज अ वेरी वाइजर मैन। वो दृष्टा थे, वो पारदर्शी थे, वो आगे की सोचने वाले थे। आपको मैं बता दूंगा कि बीरवाड़ी नाम का एक किला है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वहां 1688 में राजा संभाजी ने, बॉम्बे का गवर्नर था केजवीन, जो अंग्रेज गवर्नर था, उनके साथ एग्रीमेंट किया था। कैसा एग्रीमेंट कि मुंबई खरीदने का एग्रीमेंट किया था। और उस एग्रीमेंट की अमाउंट थी मोर देन 70,000 पैगोडास, वहां उस जमाने का चलन। एंड दैट डॉक्यूमेंट इज स्टिल अवेलेबल। उसको खाली एग्जीक्यूट करना था। लेकिन जब ये पता सूरत वाले फैक्ट्री के साहब लोग, अंग्रेज, उनको चला, तो उन्होंने इनको इन्फॉर्म कर दिया कि अगर बंबई संभाजी के हाथ में जाएगी तो पूरा आधा हिंदुस्तान उनके मुंह में जाएगा, डोंट डू दिस। तो ये इन्होंने किया था। दूसरी बात यह है कि ही वॉज द फर्स्ट किंग जिन्होंने अपनी वाइफ येसुबाई, इनके हाथ में पूरा कारोबार दिया था। ये पहला राजा था जो आज पंढरपुर हम जानते हैं, देहू आलंदी जानते हैं, हर साल पालकियां जाती है भगवान की। तो ही वॉज फर्स्ट किंग जिन्होंने 1684 में राजा का संरक्षण उन पालकियों को पहली बार दिया था। ये पहला आदमी था जिन्होंने बांध बनवाया। अच्छा। उसके पहले बहता हुआ पानी, उसको रोकना नहीं चाहिए, इट इज अगेंस्ट धर्म, हिंदू धर्म का नुकसान है। दरिया क्रॉस मत कीजिए और बहता हुआ पानी मत रोकिए, ऐसा हिंदू धर्म बताता था। लेकिन हमारा एक विशालगढ़ नाम का महाराष्ट्र में किला है, उसके लोग आए, वो अकाल से त्रस्त हो गए और बोले हमारे खेत को पानी नहीं। तो उन्होंने पहले परमिशन दी और पहला क्या कहते हैं कि जो बांध है, वो बांध संभाजी राजे के पीरियड में हो गया।
तो ही वॉज अ वेरी इनोवेटिव, ये बात रही। और दूसरी बात, उनका जंग का एरिया नॉट ओनली महाराष्ट्र, ही फॉट अगेंस्ट राजा चिक्कदेव निरल नियर चिक्कमंगलूर। अच्छा, ओके, चिक्कामंगलूर के पास बानावर करके एक स्थान था। उस बानावर में उन्होंने वहां जंग छड़ी, ही गॉट डिफीटेड, उनका पराभव हो गया। तो यहाँ मुंह दिखाने के लिए वापिस नहीं आए, वो तमिल प्रांत में गए और वहां उन्होंने उधर जाके त्रिचन्नापल्ली में पहाड़ों में, त्रिचन्नापल्ली में जंगल में नया ड्रिलिंग अपने सोल्जरों को सिखाया, वेस्टर्न टाइप का ड्रिलिंग, और पूरी तैयारी करके फिर वो वापिस आ गए। तब ये राजा चिक्कदेव को औरंगजेब ने मदद किया था। तो द एरिया ऑफ संभाजी स्वॉर्ड वाज अप टू रामेश्वर, इतना बड़ा उनका काम था। तो एक फिल्म की ये कहानी नहीं, कम से कम तीन बड़े बड़े फिल्मों की ये कहानी है, इतना उनका बड़ा किरदार था, जो मैंने मेरे संभाजी नॉवल में लाया है, जो अंग्रेजी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो his width and length of his character was very big. और एक सवाल और आ रहा है, एक महत्वपूर्ण, जी बताइए, प्लीज बताइए जी। एक बात है कि जंजीरा नाम का हमारा एक फोर्ट है अलीबाग के आगे जी, दैट फोर्ट इज इन समिंदर। तो सिद्दी यानी कि जो अफ्रीका से आए थे, वो सिद्दी गुलाम उनके कब्जे में था। वो किला जीतने के लिए राजा शिवाजी ने 7-8 बार प्रयास किया था, लेकिन वो किला अजय रह गया, वो जीत नहीं पाए। फिर संभाजी राजा ने मन बनाया, ठान लिया कि किसी भी हालत में मैं वो किला, मैं अजय किला कैसा मैं किला जीत लूंगा। तो उन्होंने हिम्मत से वहां समिंदर में एक सेतु बनाया था, पत्थरीला सेतु, 1 किलोमीटर अंदर पत्थर डाल के। और वैसी कोशिश 2000 सालों के बाद विश्व इतिहास में अलेक्जेंडर के बाद संभाजी ने की थी। नॉट ओनली दैट, कि उन्होंने पुर्तगालीज पर धावा बोला था, और उनका आक्रमण इतना भारी था कि अपनी जान बचाने के लिए पुर्तगालीज का जो गवर्नर था गोवे का, पणजी का, वो एक जहाज से भाग गए थे, और उनका पीछा करते हुए संभाजी राजा ने खुद समुद्र में डुबकी ली थी। उनके एक सहयोगी के कारण उनकी जान बची। तो इतना ब्रेव थे वो। एक प्रश्न आ रहा है कि संभाजी महाराज के देहांत के बाद महारानी येसुबाई का क्या हुआ? महारानी येसुबाई का एक बात यह है कि उनको राजबंदिनी बनाया औरंगजेब ने, और जब औरंगजेब जिंदा थे 1707 तक, तब वो उनका एक सेपरेट डेरा रहता था जो औरंगजेब के कैंप में था। लेकिन औरंगजेब का भी बड़ापन देख लीजिए, औरंगजेब कभी भी येसुबाई से जब बात करना चाहते थे तो बीच में एक ऐसा पर्दा रहता था, झिलमिल पर्दा, झिरझिरा। औरंगजेब कभी भी उनके आंखों में आंख डाल के कभी बात नहीं करते थे। औरंगजेब के बाद उनको दिल्ली, शी वाज इन दिल्ली अप टू 1719, यानी कि 30 साल तक वो कैद में थी मुगलों के। और 1919 में उनका जो लड़का हमारे शाहू महाराज बन गए सतारा के मालिक, उन्होंने अपने माँ को और दुर्गा माँ को भी वहां सतारा में लाया। अच्छा, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है हमारे दर्शकों के लिए। रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर से। जैसे फिल्म के आखिर में दिखाया गया है, मतलब कि जब संभाजी महाराज उसमें नहीं रहे तो
कुछ डायलॉग्स बड़े इमोशनल से, एक औरंगजेब भी बोलता है कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी अगर ऐसा होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान पर एकदम एक छत्र राज करता। या जो उसकी बेटी दिखाई गई है वो भी बड़ा इमोशनल दिखी है। क्या वाकई ये एक फिल्मी डायलॉग है या इस तरह की कुछ बात औरंगजेब ने कही? नहीं, इस तरह की बात औरंगजेब ने नहीं कही है, लेकिन जब फॉर ड्रामेटाइजेशन इमोशंस ये चलता है। लेकिन ये भी बात है कि जहांगीर के बाद शाहजहां परेशान थे और शाहजहां के पास बाद उसी मुद्दे पे औरंगजेब भी परेशान था, क्योंकि उनके सल्तनत में जब बच्चा बड़ा बनता था तब अपने बाप का बैरी दुश्मन बनता था, गादी के लिए, सक्सेस के लिए, राजगद्दी के लिए। एक प्रश्न और आ रहा है कि क्या औरंगजेब की बेटी संभाजी महाराज से प्रेम करती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। कुछ वो शी वॉज मच ओल्डर। मुझे लगता है 15-20 साल वो उनसे बड़ी थी, और वैसी कुछ बातें नहीं थी, वैसी कुछ बातें नहीं थी। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा सर। लेकिन ये है कि मैंने जैसे मेरे संभाजी उपन्यास में वो बातें ली है, कुछ उसके पीछे लोक कथाएं भी है, कुछ कहानियां है, कुछ गाने हैं कि औरंगजेब ने जब संभाजी राजा को पकड़ा तब ये ऐसा होता है दुनिया में आज भी, कोई भी मर्द या कोई भी जंग बहादुर जब उसकी औरत या उनके बच्चे डेंजर जोन में आते हैं, उनके जिंदगी का सवाल बन जाता है, तो राजगद्दी छोड़ने के लिए भी रेडी हो जाते। तो कोल्हापुर के कैंप पर महारानी दुर्गा देवी और संभाजी राजा की बच्ची थी। वो मैंने ऐसा सीन लिखा है कि वो बच्ची और दुर्गा रानी को औरंगजेब ने संभाजी राजा के सामने खड़ा कर दिया जी। और ये ऐसा क्षण था कि वो राजकुमारी बोलती है कि मैं दुनिया में कैसी राजकुमारी है वो, मैं मेरे राजा जो बड़े थे वो मेरे बाप को, मेरे पिता को मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ और आखिर बार ही देख रही हूँ, इनके बाद वो मुझे मिलने वाले नहीं है। और औरंगजेब ने उनको इमोशनली ऐसा पागल बनाया था कि तू महाराष्ट्र छोड़ दे, अगर आपको गढ़ मुक्तेश्वर या इलाहाबाद या बंगाल, महाराष्ट्र छोड़ के, ये महाराष्ट्र की ये जो ब्रेवरी वाली जो वतन है, ये भूमि है पत्थरीली, वो छोड़ के बंगाल में आ या यूपी में उत्तरा प्रांत में, वहां बड़ी से बड़ी जहांगीरी आपको मिलेगी। तो उन्होंने उनकी ऑफर रिजेक्ट की थी, वो अपना वतन छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं थे। तो जी नहीं, प्लीज पूरा कीजिए, सॉरी जी। नहीं, तो ऐसे इमोशनली भी उनको जीतने की कोशिश औरंगजेब ने की थी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मराठों से भी ज्यादा मैं कवि कलश को, कवि कलश का मैं गाना चाहता हूं कि ही वॉज द ब्रेवेस्ट। वो ऐसा दोस्त था, ऐसा मित्र था कि मृत्यु के महामंदिर तक अपने दोस्त की साथ निभाने वाला। उसकी जीवा टंग कटवा दी थी, सब हाल किए गए थे, लेकिन उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 2 सवाल हैं, क्या शिवाजी महाराज की 2 से भी ज्यादा शादियां हुई थीं, और अगर हुई थी तो कितनी हुई थी? और दूसरा ये कि जब संवाद होता था औरंगजेब और संभाजी के बीच में, वो कौन सी जबान बोलते थे? क्या वो उर्दू जबान बोलते थे, हिंदी बोलते थे? ऐसा कुछ उल्लेख है किस जबान में बातें होती थी? ज्यादा से ज्यादा औरंगजेब उर्दू एंड पारसी में ही बात करते थे, ज्यादा से ज्यादा, एंड फिर हिंदुस्तानी आम के साथ बोलने के लिए। शिवाजी महाराज की 7 या 8 बीवियां थी, तो उनके नाम भी है, लेकिन इट वॉज अ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। माता जिजाऊ ने
ऐसे 7 बड़े बड़े राजघरानों के साथ जो शादी बनवाई थी कि अपने बच्चों के लिए अपने बेटे के पीछे एक पूरी राजकीय ताकत बनी रहे, अच्छे कुल के साथ संबंध रहे, इस वास्ते ये शादियां थी और वो जाहिर सी बात है। लेकिन वो जमाना वी कांट कंपेयर विथ मॉडर्न डे टाइम टू मिडल इंडिया, क्योंकि एक तंजावर का हिंदू राजा था, उसके उस जमाने में शिवाजी राजा के जमाने में उनकी 428 शादियां हुई थी हिंदू राजा की, मुस्लिम राजा की छोड़ दो, तो जमाना ही थोड़ा अलग था जी। एक सवाल और आ रहा है कि संभाजी राजे और कवि कलश की मुलाकात कब और कैसे हुई थी? हाँ, उसमें प्रवाद है, लेकिन मेनली ये है कि जब संभाजी राजा छोटे बच्चे थे, 9 ईयर ओल्ड, एंड जब वो आगरा के कैद में थे, तभी महाराज जी के प्रयास से उत्तर हिंदुस्तान के कुछ जो लोग आए थे, उसमें ये यंग 13-14 साल का लड़का था जिसका नाम कवि कलश, और वो कवि कलश शिवाजी राजा के साथ ही साउथ में आए थे इन 1666 महाराज जी के साथ। लेकिन वो बड़े उनके गुरु थे, एक तंत्र विद्या का भी उनका बहुत बड़ा स्टडी था, घंटों तक वो तंत्र विद्या में बैठते थे, बड़े विद्वान थे वो, एंड ही वाज अ वेरी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो। सर, आपका इतिहास पर बहुत अच्छा रिसर्च रहा है। हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं भारत में जो ज्यादा प्रचलित नहीं है, मशहूर नहीं है, लेकिन वहां लोगों को जाना चाहिए। अगर ऐसे कोई आप सजेशन देना चाहें अपनी तरफ से, जो लोग इतिहास को जानने का शौक रखते हैं। मैं आपको कहूं कि बहुत है, बीजापुर में जो रिमेन्स है, दिल्ली से भी ज्यादा बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े महल और रिमेन्स इवन हैदराबाद में भी नहीं रही। आज हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा रिमेन्स, अवशेष, ऐतिहासिक अवशेष, बिल्डिंगे, वो बीजापुर में है। बीजापुर देखना चाहिए, बीजापुर देखने जैसा है। और बहुत सारे ऐसे हैं किले में, मैं आपको नरवर किले का एग्जाम्पल दे दूंगा। इट इज वेरी क्लोज टू ग्वालियर, लेकिन नरवर किले पे जाएंगे तब आपको लगेगा कि मैं स्वर्ग में गया हूँ। मैं 2-3 महीना पहले ही नरवर को जाके आया। अच्छा, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि संभाजी राजे क्या एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, क्या वो स्पिरिचुअल भी थे? हाँ, स्पिरिचुअल थे, बिल्कुल स्पिरिचुअल थे। वो फैमिली स्पिरिचुअल थी, यानी कि शाहजी राजे, उनके बेटे शिवाजी महाराज, और शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी। शिवाजी महाराज, उनको ऐसा लगता था कि भगवान महादेव का उन पर वरद हस्त है, यानी कि उनकी छाया है, आशीर्वाद है। और कृष्णेश्वर उनके गांव की देवता वेरुल की, उसके बाद यहाँ सतारा जिले में एक भगवान शंकर है, पुणे जिले में है। तो वो बड़े ऐसे श्रद्धालु थे, एंड वो संस्कृत पंडित थे। अपने ग्रैंडफादर की तरह संभाजी राजा भी संस्कृत पंडित थे, और उन्होंने 2-3 महाकाव्य भी लिखी है जो उपलब्ध है। लकीली काशी प्रचारणी सभा ने उनको संभाल के रखा, उसके कारण वो हमें वो पूरा दस्तावेज मिल गया। एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने इतना अध्ययन किया है, कहते हैं हर हिस्टोरिकल फिगर की कोई एक बहुत बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा जीवन बदलता है, या जो हिस्ट्री के जानकार हैं वो कहते हैं अगर ये गलती ना की होती तो। क्या संभाजी महाराज के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि अगर ये फैसला ना लिया होता, या एक कोई भूल या एक कोई गलत फैसला आपको लगता है कि ना लिया होता तो उनका जीवन कुछ और होता, या कुछ ऐसा जो आप कहना चाहें? मैं मेरे हृदय से अगर बात करूं तो मुझे उनकी गलतियां कुछ नहीं लगती, संभाजी महाराज की। जी। मुझे कुदरत की, भगवान की गलतियां लगती है
जी कि भगवान ने राजा शिवाजी को जितना भर भर के दिया, नसीब दिया, ये दिया, उतना आशीर्वाद संभाजी राजा को नहीं दिया। हाँ आपको पता नहीं है कि जैसे संभाजी पकड़े गए, वैसे शिवाजी भी अपने मृत्यु के पहले 5-6 महीने पकड़ जाने वाले थे। जिसको आज जालना डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसका नाम जालनापुर था। जी वो जालनापुर लूटकर वो संगमनेर के पास अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आए थे। जी तब उनको बहुत बड़ा चेजिंग हुआ था। उनकी हाँ जिंदगी की वो एक पहली बैटल थी जहां उन्होंने 5,000 मराठों को गवाया था। और एक हमारे उनके जासूस थे बहिरजी नाइक, उन्होंने उनको जंगल से एक किले पे, पटा किले पे लेके उनको छुपाया और लकीली वो छूट गए। नहीं तो जो दुर्भाग्य संभाजी राजा के तकदीर में आया, वैसा शिवाजी महाराज के भी तकदीर में आने वाला था। लेकिन मैंने जैसे बताया था, वैसे कुदरत का और भगवान का आशीर्वाद ज्यादा शिवाजी महाराज को था, उतना हमारे संभाजी राजा को नहीं मिला, दुर्भाग्य से। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि शिवाजी महाराज का देहावसान कैसे हुआ था। क्या वो बीमार हुए थे या क्या हुआ था? हाँ, बीमारी के कारण ही उनका देहांत हो गया। उनका व्हेन ही वाज डाइड ही वाज जस्ट 49 इयर्स के थे शिवाजी महाराज, जब उनका महानिर्वाण हुआ 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ पे। लेकिन क्या है कि उस जमाने में रात दिन घुड़सवारी करना, भागा दौड़ी, एंड जैसे नेपोलियन बोनापार्ट एक आदमी 10 आदमी का काम करता था, वैसे शिवाजी भी 10 आदमी का काम करने वाले थे। मैं आपको बता दूं तो एक कुडाल करके नाम है, रत्नागिरी में, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में अभी आता है। वो कुडाल का महायुद्ध, ग्रेट वॉर, उन्होंने जीता 5 नवंबर 1664 को। और सिंधुदुर्ग जैसे बड़े सामुद्री किले का उन्होंने नींव डाली 25 नवंबर को, 20 दिन के बाद ही। तो उनका पूरा चरित्र देखे, ही वॉज अ वेरी वर्कहोलिक। 8-8, 9-9 आदमी का काम करते थे। और जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को 50 साल के बाद बहुत सारी बीमारियां हुई, वैसा ग्रेट एग्जॉशन शिवाजी राजा का हुआ। कई लोगों के मन में यही शंका होती है कि कई लोग बोलते हैं कि सोयराबाई ने उनको जहर खिलाया वगैरह वगैरह। ये बात मुझे झूठ लगती है कि शिवाजी वाज सो स्मार्ट कि ऐसे आधे मील दूर वाले पंछी के उड़ते हुए पर को वो जानने वाले थे। तो जो औरत उनकी वाइफ थी, ओ शी वन डे शी विल बी डिसलॉयल विथ मी, ये क्या वो जान नहीं सकते थे? जी वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, एंड ही वाज रीडिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो बाय नेचुरल डेथ उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी के वंशज के बारे में भी लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनके कोई क्लोज रिलेटिव अभी हैं, उनका फैमिली ट्री क्या? अरे है ना भाई, अभी महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट जो है, एक कोल्हापुर है, दूसरा सतारा है। जी। और सतारा के जो हमारे शाहू महाराज है, जो एमपी है जी, वो कोल्हापुर के है एमपी शाहू महाराज। और सतारा के उदयन महाराज है, वो भी एमपी है। ये दोनों शिवाजी के ही वारिसदार है। दे आर डायरेक्ट हेयर्स टू राजा शिवाजी। तो ताराबाई के पीरियड में सतारा डिस्ट्रिक्ट और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में वारणा नाम की नदी है। वो नदी का पैक्ट, वारणा पैक्ट हुआ था, वारणा करार, और वो ये 2 राजगद्दी बनी थी, कोल्हापुर और सतारा। रवि जी, आप कुछ बोलेंगे? जी, अब इस फिल्म के बाद में सर सबका ध्यान, जैसे पूरे हिंदुस्तान का ध्यान जो है छावा की वजह से संभाजी महाराज की तरफ गया है, शिवाजी महाराज की तरफ भी गया है। लेकिन खास तौर पे संभाजी महाराज का जैसा मामला है, तो
अब आजकल होता है कुछ भी आए तो गूगल पे डाल के ढूंढना शुरू कर दो। तो अब लोगों ने ये काम भी शुरू किया और विकिपीडिया पेज को लेके बड़ा मामला हुआ। उसमें कई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन हैं, कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जो लगता है कि वो पूरी तरह से गलत हैं। और क्योंकि उस पेज को कोई भी एडिट कर सकता है लॉगिन करके, कुछ इस तरह की भी सुविधा है उसमें, तो वो की गई हैं चीजें, तो उसको लेके भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही। पर मैं तो अपनी तरफ से 2 किताबें लोगों को बता सकता हूँ कि जो आपका उपन्यास है संभाजी वो पढ़ें या मूल छावा पढ़ें। लेकिन ये बहुत मोटी-मोटी किताबें हैं, 700-700 800-800 पेज की। तो हो सकता है कि सब लोग इतना बृहद उपन्यास नहीं पढ़ना चाहें। फिर भी अगर ऐसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अगर आप कुछ बुक्स रेफर कर सकें कि ठीक है इतनी मोटी किताबें नहीं, थोड़ा पतली है पर अंग्रेजी ऑथेंटिक में है। जदुनाथ सरकार का शिव चरित्र है ना, जदुनाथ सरकार अच्छा, ने हाँ अच्छा बिल्कुल। लिखा है। जी, जी, जी। अंग्रेजी में संभाजी राजा पे कम है, लेकिन शिवाजी हाँ, महाराज के बारे में जदुनाथ सरकार की बहुत अच्छी किताबें है, कमांडेबल है। उन्होंने बहुत काम किया। वो यहाँ आके महाराष्ट्र में रह के मराठी भाषा ही डाइजेस्टेड मराठी पूरा सीखने के बाद, लर्निंग करने के बाद उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट देख के 100 ईयर्स के पहले उन्होंने वो किताबें लिखी है। और दूसरे हमारे डॉक्टर बालकृष्ण करके है। डॉक्टर बालकृष्ण वॉज अ आर्य समाजिस्ट। वो पंजाब के थे, वो पंजाबी थे, आर्य समाजिस्ट थे। और शाहू महाराज ने 100 साल के पहले उनको कोल्हापुर में बुलाया था। वो वहाँ का जो बड़ा कॉलेज हिस्टोरिकल राजाराम कॉलेज, उस कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे। और लंदन में जाके शिवाजी महाराज के बारे में जो डच, पुर्तगीज, फ्रेंच ये सोर्सेस है उनका पूरा स्टडी उन्होंने किया है। एंड शिवाजी द ग्रेट इस नाम का उनका किताब है। मराठी में केलुस्कर गुरुजी उनका किताब है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। तो बहुत छोटी मोटी किताबें हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। जी, जी। और एक शिवाजी महाराज के एक चित्र भी जो है मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में है, कहीं यहाँ पर जो है इंटरनेट पे मिल जाता है। एक रियल तस्वीर है, बताया जाता है उनकी पेंटिंग बनाई हुई किसी डच पेंटर की। ये सचमुच ऐसा है या सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं नहीं, चलता है? लकीली एक नहीं भाई, 10-12 जी। पेंटिंग्स है वो। तो उसी के कारण शिवाजी अच्छा। महाराज की छवि कैसी दिखती थी, वो कैसे हम्म। थे दिखने में, ये मालूम पड़ता है। एंड ही मतलब वाज रियल है। डिस्क्राइब्ड आल्सो। जी। ओके। बहुत है, हाँ। बहुत है। हाँ जी। ठीक। और एक जो फिल्म में हिंदवी स्वराज और स्वराज, इसको लेके बहुत सारे लोगों ने, हालांकि बहुत सारे लोग कई बार जो सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए बोलते हैं, कई लोगों ने कहा कि महाराज साहब ने हिंदवी स्वराज कहा लेकिन फिल्म में सिर्फ स्वराज बोला गया है, 1-2 जगह बस हिंदवी स्वराज बोला है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? स्वराज का मतलब भी अगर नहीं फिल्म में बोला थोड़ा गया सा, तो वो नहीं हिंदवी थोड़ा स्वराज सा, ही है वो, या जी, ये हिंदवी नहीं स्वराज क्या ऐसे है? मतलब महाराज साहब के हिसाब से और अभी आज के हिसाब से देखें। नहीं, इतनी बड़ी कृति, इतना बड़ा पैसा खर्चा करके जब आप करते हैं तो छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना चाहिए। शिवाजी और संभाजी राजा के टाइम में खाली हिंदवी स्वराज्य था, तो हिंदवी स्वराज्य महाराज करते थे। लेकिन मराठा साम्राज्य से कह गया है वो गलत है। उसके बाद क्या हुआ, जब पेशवाई आई और पेशवाई के बाद बाजीराव और बाजीराव का लड़का नाना साहब पेशवा बने। और नाना साहब पेशवे बनने के बाद, पानीपत की लड़ाई के बाद इंदौर, ग्वालियर, ऐसे जगह जगह पे जो मराठा कॉन्फिडरेसी बनी, छोटे छोटे संस्थान खुद राजे बन गए। तो इट वाज कॉल्ड एज अ मराठा कॉन्फिडरेसी। उसको हम मराठा साम्राज्य कह सकते हैं। लेकिन शिवाजी राजे और संभाजी राजे के जमाने में ये ऐसा कोई नहीं था मराठा साम्राज्य। इट वाज हिंदी भी स्वराज्य ओनली। एक और चीज मैं इसमें पूछना चाहूंगा, जब हिंदवी स्वराज्य कहते हैं तो क्या ये हिंदू से मतलब है? क्योंकि हम इतिहास में ये भी देखते हैं कि भाई शिवाजी महाराज की सेना में बहुत सारे मुगल भी थे, सरदार भी मुगल थे, उधर औरंगजेब के यहाँ पर भी मुस्लिम्स अगर सरदार थे तो बहुत सारे हिंदू सरदार भी थे।
तो क्या ये हिंदवी स्वराज को हिंदू स्वराज जैसा देखा जाना चाहिए, या हिंदू मुसलमान जैसा आज के रेफरेंस में लोग देखने दिखाने की कोशिश करते हैं वैसा देखा जाना चाहिए, या उस पीरियड में बातें अलग थी, आज जैसी नहीं? मैं बता दूं क्या कि इवन मुगल भी बहुत शाणे थे, वाइजर थे। तो इसी कारण उन्होंने राजपूतों को भी साथ में लिया था। दे वर रियल रूलर्स। और शिवाजी राजा के यहाँ भी सब जाति के लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे। मैं क्या बता दूं, काजी हैदर नाम का आदमी, ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ शिवाजी ऑन रायगढ़ फोर्ट। एक मुस्लिम चीफ जस्टिस थे उस जमाने में। कैन यू बिलीव? तो जात पात धर्म से वो मानवतावादी बहुत थे। और ये मानना पड़ेगा। और स्पिनोज सिस्टम, गुप्तचर यंत्रणा, इट वाज वेरी पावरफुल। दिल्ली में, आगरा में जो कुछ बातें, अगर बर्तन भी गिरता था तो उसकी आवाज 10-12 दिन के अंदर रायगढ़ में वो सुनते थे। इतना उनका पावरफुल स्पिनोज सिस्टम था। 1 रुपया, 1 रुपी अगर उनकी कमाई होगी तो 30 पैसा वो स्पिनोज सिस्टम पे खर्चा करते थे। इस वास्ते ही वॉज अ वेरी पावरफुल इन टैक्टिक्स। ये संभाजी राजा के बारे में भी और शिवाजी राजा के बारे में भी। और मैं कहना चाहता हूं कि दोनों मानवतावादी थे, धर्म के पीछे कर्म पर ज्यादा वो ध्यान देने वाले थे। एंड शिवाजी महाराज के लिए बहुत, या संभाजी महाराज के लिए भी बहुत, कई मुस्लिम मर गए, कई ईसाई कुछ लोग थे। किला निर्माण में उन्होंने पुर्तगीज लोगों को अपनाया था गोवा से। तो दे वर हैविंग देयर ब्रॉड पर्सपेक्टिव और पूरे मानवतावादी थे। इसी के कारण उनका नाम आज तक है। और मैं इस बहाने एक बताना चाहता हूं कि आगरा किला औरंगजेब का, अकबर का, सब हो गए मुगल। ये आदिल शाही, ये आदिल शाह की दौलत। सूरत, इट वाज अ स्टेशन ऑफ मुगल एम्पायर। लेकिन आज जब आप आगरा में जाओगे तो आगरा के किले के सामने शिवाजी राजा की घुड़सवार की मूर्ति देखेंगे। जब आप विजापुर में जाओगे तो विजापुर के गेट पे शिवाजी ऑन हॉर्सबैक आप देखोगे। जब आप सूरत के मार्केट में जाओगे तब शिवाजी ऑन हॉर्सबैक आप देखोगे। तो यही रियल सैल्यूटेशन है इस वतन का, इस देश का, इस बड़े महाराजा पे। वाकई बहुत अलग तरह की जानकारी आपसे मिली है। मैं इनफैक्ट आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप अभी और मेंशन करना चाहें जो प्रचलित तौर पर लोगों को नहीं पता है या गलत पता है, जो आपको लगता है कि पता होना चाहिए लेकिन नहीं लोगों को पता है हो, तो प्लीज उसके बारे में मेंशन कीजिए। मीनवाइल कोई और सवालात हो गए तो बता दीजिए। मैं बहुत बोल चुका हूं, लेकिन बता दीजिए। शिवाजी महाराज की बीमारी की बात संभाजी महाराज को कैसे पता नहीं चली, ये सवाल है। तो ये पारिवारिक युद्ध की बात है जी। पारिवारिक युद्ध की बात है। एंड इट वाज ट्रू आल्सो। जैसे मैंने बताया, वो जनवरी 1680 में संभाजी राजा और महाराज की जो महत्वपूर्ण मुलाकात हुई वो पनाला फोर्ट पे हो गई। एंड मार्च 15 को रायगढ़ पे राजा राम की शादी बनी थी, 15 को मार्च को जी। और 15 दिन के बाद, यानी कि 18 दिन के बाद 3 अप्रैल को शिवाजी महाराज का महानिर्वाण हुआ। लेकिन ये बहुत दुखी थे संभाजी राजा भी कि अपने छोटे भाई के शादी में मुझे बुलाया नहीं गया। और उनका कहना यह था कि मेरे भाई की शादी की बात मुझसे पहले औरंगजेब को मिलती है, दिल्ली वाले, आगरा वाले समझ जाते हैं, और रायगढ़ से
पनाला इतना नजदीक है, मुझे ये मालूमात क्यों नहीं हुई? तो ये बात उनको बहुत गहरी चोट लगी थी कि उस शादी को उनको नहीं बुलाया। और ये भी है कि कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने शिवाजी राजा का डेथ की खबर संभाजी राजा से छुपाई थी। अच्छा। और जब उनको ये मालूम पड़ा तो सीधा आक्रमण के मूड में ही वो रायगढ़ पे आए और उन्होंने पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया। एक सवाल और है कि कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है रिलेशन बिटवीन सिख आर्मी एंड शिवाजी महाराज? नहीं, मेरे याद नहीं आता जी। सिख आर्मी का, लेकिन महाराणा प्रताप से तो वो प्रभावित थे। एक और सवाल आ रहा है, संभाजी महाराज का उदयबान को जाकर मिलना वाज प्लान्ड बाय शिवाजी महाराज, व्हाट वाज द रियलिटी? नो, इट वाज नॉट। संभाजी राजा का दिलेर खान को जाके मिलना, उदयभान नहीं, दिलेर खान। लेकिन इट वाज क्या, हो फिर हमेशा क्रेडिट देने की बातें होती है, ये भी राजा की चाल होगी, ऐसा नहीं है कि कभी कभी पारिवारिक जब हम घर में रहते हैं तब जाने अनजाने अपने बच्चों को हम बहुत 10 बातें कहते हैं, वो नाराज हो जाता है। वैसे एक बाप और पिता और पुत्र की नाराजगी वाली बात थी, लेकिन 6-7 महीने में ही वो वापिस आ गए। जी जी। तो वो वैसा कुछ प्लान नहीं था। एक सवाल और है कि क्या जानकारी है शिवाजी महाराज को एग्जैक्टली क्या बीमारी हुई थी? है, वो डिटेल में एक बार बता देंगे। 2-3 एक जिसको मराठी में गुडगी रोग कहते हैं, तो घुटने की जो बीमारी वो थी। एंड ही हैड एग्जॉस्टेड टू मच। उसके पहले 2 साल पहले वो सतारा के पीछे जो अजिंक्य तारा किला है, उस पर वो 4-5 महीना ही वॉज अ बेड रिडन, बिस्तर पे सोए थे 4-5 महीना। तो बहुत सारा एग्जॉशन, यही मुख्य वजह है, बाकी कुछ नहीं। क्या आप शॉर्ट में समझा सकते हैं कि मराठा साम्राज्य के बाद पेशवाई कैसे आई? हाँ, पेशवाई ये है कि संभाजी राजा के पुत्र जिनका नाम शिवाजी था, यानी कि येसुबाई के पुत्र शिवाजी, लेकिन उनको शाहू कहते थे। ही वॉज इन दिल्ली से वो सतारा आ गए, और सतारा आने के बाद ही वॉज अ रूलर ऑफ सतारा। तो शाहू जी महाराज ने इतना जंग में हिस्सा नहीं लिया, वो मुहिम पे नहीं जाते थे। ही वॉज डिपेंडेबल ऑन हिज कैप्टन्स जी। और वो कैप्टन भी, लेकिन उनके कैप्टन जो थे एक से बढ़कर एक बहुत ऐसे होशियार और ब्रेव भी थे जी। तो फिर एक पेशवा, यानी कि आज की भाषा में चीफ सेक्रेटरी कहेंगे हम उनको, राज का चीफ सेक्रेटरी। तो बालाजी विश्वनाथ को पहला चीफ सेक्रेटरी बनाया, एंड ही वाज स्टेइंग इन पुणे। जी। लेकिन कारोबार में फाइनली जो कुछ डिसीजन लेना है वो महाराज जी के पास सतारा जाते थे। एंड फिर वो ही वाज लुकिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। तो ऐसे पेशवाई का निर्माण हो गया और वो पारिवारिक बन गई। नाना साहब पेशवा इनके बाजीराव के पुत्र जी। कुछ मराठा सरदारों में ये हो गया कि बमन को ही खाली क्यों देना चाहिए पेशवाई, हम पेशवा बनेंगे। तो शाहू महाराज ने बोले कि आप सब मराठा इकट्ठा हो जाइए और बता दीजिए आप किसको मैं बना लूं पेशवा। और 1 महीना माथाफोड़ करने के बाद दे कुड नॉट कम टू द कंक्लूजन और बोले जैसा चला है वैसा चलने दीजिए। तो फिर पेशवाई चलती रही। तो पेशवा was a chief secretary and king was at Satara, Peshwa was at Pune. That is the real story. Okay, okay.
मुझे लगता है आज का सेशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मिले, और छावा फिल्म जो नहीं बता पाई वो भी आपने कम शब्दों में बताया, लेकिन समझा दिया कि एक फिल्म में वैसे भी समाना मुश्किल था, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो टच पॉइंट्स होने चाहिए थे जिससे कि फिल्म की कहानी और ज्यादा समझ में आती, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कम पढ़ा है। नहीं, मैं इस बहाने इतना बता सकूं कि एक हर इस नॉवल पे सब्जेक्ट पे मैंने 6-7 साल काम किया है, बहुत यात्रा की है। सो आई कुड नॉट टेल यू इन 1.5 आवर और 1 आवर पूरा स्टोरी। जिन पाठकों को लगाव है तो दे कैन गो थ्रू माय नॉवेल्स। मैंने इट इज एक्चुअली संशोधन, इट इज ए हिस्टोरिकल संशोधन। लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं प्रबंध बना लूं तो प्रबंध खाली लाइब्रेरी में रह जाएगा। तो आम तक पहुंचने के लिए आई हैव चोजन द नॉवल फॉर्म। तो मेरी जो नॉवेल्स है, पानीपत रहे या शिवाजी पर, महासम्राट जो हिंदी में भी है, राजकमल लाई है, महासम्राट अंग्रेजी में भी है, वो पूरा डिटेल में मैंने लिखा है, उनके कैरेक्टर्स, उनके जंग वगैरह। तो जिनको रुचि है दे शुड गो थ्रू इट, तो आपके समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास जी, आपने बहुत अच्छे से दर्शकों को अपनी पुस्तकों के बारे में भी बताया, आपने अपने ज्ञान के बारे में बताया, बहुत से लोगों के सवालों के जवाब दिए, और मुझे लगता है कि सोचने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया। आप जैसे लोगों का हमारे बीच में होना एक वरदान की तरह इसलिए भी है कि आपने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष ऐसे शोध में दिए हैं, और आपने जो पुस्तकें लिखी हैं उससे आने वाली कई सारी पीढ़ियां लाभान्वित होंगी। वो ज्ञान जो पहुंचना चाहिए अगली पीढ़ियों तक, वो आपके माध्यम से पहुंच रहा है, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने बहुत गुणकारी बातें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 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 शुक्रिया रवि जी, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया उज्जवल जी, थैंक यू। थैंक यू सर, आप आए। थैंक यू। थैंक यू। माय प्लेजर।